तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डीब्रीफिंग। हम बात कर रहे हैं एंटोनिया गार्जा की, वो विशाल ओशियन लाइनर जो 1962 में अचानक कहीं गायब हो गया था। आज हम इस घटना का सिर्फ एक ऊपरी विश्लेषण नहीं करने वाले, बल्कि इसे एक फॉर्मल साइकोलॉजिकल डीब्रीफिंग की तरह देखेंगे। ये सिर्फ एक डूबे हुए जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि लालच और खौफ के एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले चक्र की कहानी है, जिसे हम इसकी इकलौती सर्वाइवर मर्फी की नज़रों से डिकोड करेंगे। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, एंटोनिया गार्जा की खोज। फिर उस नरसंहार की पूरी टाइमलाइन। तीसरा, परगेट्री और इंसानी पापों का कनेक्शन। चौथा, जैक का वो खौफनाक असली रूप। पांचवा, इस पूरे घर को पैदा करने का सिनेमाई तरीका। और आखिर में इस अनंत चक्र से बचने का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन से, एंटोनिया गार्जा की खोज, एक 40 साल पुराने क्राइम सीन का पर्दाफाश। सोचिए, ये पूरा दुस्वप्न आखिर शुरू कैसे हुआ। जैक नाम के एक आदमी ने एक रेस्क्यू टीम को प्रशांत महासागर के एक सुनसान हिस्से में खजाने का लालच देकर बुलाया। अब वहां जो सुराग मिले ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मतलब 1962 के एक लावारिस जहाज पर एक मॉडर्न डिजिटल घड़ी का मिलना। इसका सीधा मतलब था कि हाल ही में कोई वहां आया था। स्विमिंग पूल में गोलियों के निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि डूबने से पहले वहां कोई भयानक हिंसक झड़प हुई थी। और सबसे बड़ा शौक, कैप्टन के कैबिन में मिली वो 40 साल पुरानी तस्वीर, जिसमें जैक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो आज है। उसकी उम्र एक दिन में नहीं बढ़ी थी। ये सारी चीजें किसी बहुत बड़े और भयानक कवर अप की तरफ इशारा कर रही थी। पता है, उस जहाज का वो सड़ा गला, जंग खाया हुआ ढांचा, वो सिर्फ खराब हो रहा लोहा नहीं था, वो असल में उन लोगों के विनाश का साक्षात प्रतीक था जो उस पर कदम रखने वाले थे। ये जहाज का विजुअल डिजाइन ही आपको बता देता है कि मौत करीब आ रही है। लेकिन कमाल की बात देखिए, मॉर्फी और उसकी पूरी टीम ने साफ चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, उस नरसंहार की टाइमलाइन। 1962 की उस भयानक त्रासदी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मर्फी को आत्माओं के जरिए जो विजन दिखे, उससे वो धुंधली तस्वीर एकदम साफ हो गई। 40 साल पहले उन 600 यात्रियों के साथ असल में क्या हुआ था? ये कोई हादसा नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर और बारीकी से प्लान किया गया नरसंहार था। शुरुआत हुई एक शानदार पार्टी से, फिर बगावत करने वाले क्रू मेंबर्स ने अपने ही साथियों के खाने में जहर मिला दिया। उसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। डांस फ्लोर पर नाचते हुए मासूम लोगों को एक तेज वायर ट्रैप से लिटरली 2 टुकड़ों में काट दिया गया। और इसका अंत, खजाने के लिए उन्हीं बागियों ने एक दूसरे को धोखा देकर मार डाला। अगर हम इस पूरे ब्लड बाथ को उन मारे गए यात्रियों की नजर से देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये बेहिसाब दौलत के लिए रचा गया एक भयानक खेल था, जहां लालच ने इंसानियत को निगल लिया था। उस लाउंज सिंगर ने उसी खजाने के लिए अपने ही लोगों की जान ले ली। लेकिन अंत में क्या हुआ? मास्टरमाइंड यानी जैक, उसने उसी सिंगर को भी फांसी पर लटका दिया और सब कुछ खुद हथिया लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, परगेट्री और मानवीय पाप, यानी कैद आत्माओं का एक डार्क रूपक। अब यहां से ये केस एक बहुत ही डार्क और सुपरनैचुरल मोड़ ले लेता है। असल में एंटोनिया गार्जा अब सिर्फ लोहे और लकड़ी का जहाज नहीं रह गया था, ये एक भौतिक पर्गेट्री बन चुका था। पर्गेट्री मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी जेल जहां अशांत आत्माएं तब तक कैद रहती हैं जब तक उनके सांसारिक पाप या कर्ज खत्म नहीं हो जाते। 1962 में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं यहां फंसी हुई थीं। जैक एक शैतानी शक्ति की तरह उन्हें बंधक बनाकर अपने खेल में मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब तक उस आदमी को नहीं मारा जाता, तब तक ये आत्माएं आज़ाद नहीं हो सकतीं। ये शब्द बहुत गहरे हैं। छोटी बच्ची केटी की आत्मा ने मर्फी को यही चेतावनी दी थी, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मर्फी को ये खौफनाक एहसास हुआ कि वो लोग वहां अकेले नहीं हैं। ये जहाज सिर्फ तैर नहीं रहा था, वो बाकायदा उनका शिकार कर रहा था। और सच कहूं तो ये आधुनिक रेस्क्यू टीम भी 1962 के उन बागियों से कुछ खास अलग नहीं थी। उनका विनाश भी उनके अपने लालच की वजह से ही हुआ। जैसे मार्क, जो उस भूतिया सिंगर के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठता है, या फिर टीम लीडर, जिसके दिमाग में कैप्टन के भूत ने ऐसा खौफ भरा कि वो अपनों पर ही शक करने लगा। जहाज डूब रहा था, फिर भी क्रू अपनी जान बचाने के बजाय उस सोने को लादने में लगा था। यही वो आंतरिक भ्रष्टाचार और लालच था जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर,
जैक की राक्षसी प्रकृति, उस सोल कलेक्टर की असल प्रोफाइल। हमारी इन्वेस्टिगेशन उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच ही गई जो 1962 के नरसंहार और आज के इस रेस्क्यू मिशन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। यहां आपको दो बिल्कुल अलग-अलग छोर देखने को मिलेंगे। एक तरफ है केटी, एक मासूम बच्ची जिसकी आत्मा इतनी प्योर है कि वो राक्षसी शक्तियों के कंट्रोल से बाहर है और वो लगातार जीवित लोगों की यानी मर्फी की मदद कर रही है। और दूसरी तरफ है जैक, एक ऐसा करप्ट सोल कलेक्टर, एक दानव जो इंसानों के लालच का फायदा उठाकर हमेशा के लिए उनका शिकार करता है। एक सोल कलेक्टर के तौर पर जैक का काम करने का तरीका एक लूप में चलता है, एक कभी न खत्म होने वाला खतरनाक चक्र। इसका प्रोसेस एकदम सेट है। पहले वो असीमित दौलत का लालच देकर शिकार को फंसाता है, फिर सुपरनैचुरल तरीकों से उनके मॉरल कंपास को, उनकी नैतिकता को पूरी तरह भ्रष्ट कर देता है, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। चलिए 5वें हिस्से को डीकोड करते हैं, खौफ का सिनेमाई तंत्र, यानी इस डरावने एक्सपीरियंस को कैसे तैयार किया गया। अगर हम इस फाइल को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें तो जहाज का पूरा माहौल इस तरह से तैयार किया गया था कि वो इंसान की मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति को तोड़ के रख दे। इसके लिए सेंसरी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया गया। कभी बिल्कुल दमघोटू सन्नाटा जो क्रू को अकेला महसूस कराता है और डर को बढ़ाता है, और फिर अचानक कोई जोरदार धमाका या वायर टूटने की आवाज़। ये डेड साइलेंस और अचानक होने वाले हिंसक शोर का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सीधा दिमाग पर वार करता है और इंसान को एकदम सुन कर देता है। जहाज के हर कोने में छिपी परछाइयां उसके खूनी इतिहास को छुपा रही थीं। और आपने नोटिस किया होगा, जब आत्माएं अपना असली रूप दिखाती हैं तो रोशनी एकदम से कैसे बदल जाती है। ये लाइटिंग असल में जिंदों और मुर्दों के बीच का फर्क बताती है। खून से अचानक भर जाने वाला वो स्विमिंग पूल, ये जंपस्केयर सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये मेंटल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए था। कुल मिलाकर जहाज का हर एक विजुअल डिजाइन और वो सड़ता हुआ माहौल साफ तौर पर क्रू के खत्म होते नैतिक मूल्यों को दिखा रहा था। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन पर, अनंत चक्र से पलायन, यानी वो फाइनल एनकाउंटर। अब सवाल ये उठता है कि आप एक ऐसे जहाज से कैसे बचेंगे जो पूरी तरह से इंसानी लालच पर ही जिंदा है। जब मर्फी के सारे साथी उस लालच की भेंट चढ़ गए, तब उसे एक बहुत ही खौफनाक और कड़वा सच समझ में आया। वहां से जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता था, उस खजाने को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना जिसके लिए वो लोग वहां तक आए थे। सीधा सा फंडा है, अगर किसी शैतानी जाल को तोड़ना है तो सबसे पहले उस चारे को ही खत्म कर दो। जैक ने मर्फी को एक आखिरी डील देनी चाहिए, लेकिन मर्फी ने उसे ठुकरा दिया और विस्फोटकों को ट्रिगर कर दिया। उसने दुनिया भर की दौलत पर उन फंसी हुई आत्माओं की आज़ादी को चुना। उस राक्षसी संपत्ति को खत्म करना ही एकमात्र ऑप्शन था। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो एंटोनिया गार्जा धमाके के बाद प्रशांत महासागर की गहराइयों में डूबा, वो 600 आत्माएं जो सालों से वहां कैद थीं, आखिरकार आज़ाद होकर ऊपर की ओर उठने लगीं। मर्फी के लिए ये नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, पर साथ ही इसमें एक अजीब सा सुकून भी था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? हमारी ये रिपोर्ट एक बहुत ही डरावने सच पर आके रुकती है। रेस्क्यू होने के बाद जब मर्फी वापस लौटी तो उसने देखा कि जैक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और अपना वो शापित सोना एक नए जहाज पर लाद रहा था, अपने अगले शिकार के लिए। लालच का ये खौफनाक लूप कभी नहीं रुकता, क्योंकि ये कलेक्टर हमेशा कोई नया जहाज ढूंढ ही लेता है। तो अंत में मैं आपको बस इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या इंसान कभी अपने इस लालच से ऊपर उठ पाएगा, या हम हमेशा ऐसी किसी जैक के जाल में फंसते रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।